अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। क्या बात है, आज अटेंडेंस नहीं है? सर अभी शायद 1 मिनट ऊपर हुआ है, आ जाएंगे अभी बच्चे। अच्छा। अच्छा जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? तमाम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। बारिश है बेटा, आप अपने एंड पे चेक करें। कुछ बड़े वाले। सर आ गई है। सॉरी वो मेरा हेडफोन प्रॉपरली कनेक्ट नहीं था। सर आप रिपीट कर देंगे अगर आपने कुछ डिस्कस किया है तो प्लीज। नहीं, बस मैंने आपके हाल अहवाल पूछे, अगर आप बताना चाहें तो बता ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सकते हैं। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम तक हमने ये स्लाइड जो है वो डिस्कस कर दी थी। ओके, कंप्लीट। इस पे कोई पॉइंट हमारा नहीं होता था। तो आज हम देखेंगे मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो प्रीवियस सेशंस में हम बात करते आए थे कि फार्मास्यूटिकल केयर जो है वो मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको मीट करना है। ये मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जो डेफिनेशन उसमें आई है हमारे प्रीवियस सेशंस में, उन डेफिनेशंस में जो ये वर्ड आया है मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? तो पहले तो ये बताइए कि जो आपको सैंपल केस एक मैंने रीड करने के लिए दिया था एलएमएस पे, उसको किसी ने रीड किया है? यस यस सर। सर। ऑलराइट, तो आप अब्दुल्ला बताइए, क्या उसमें आपको समझ में आई बात? सर उसमें एक केस है कि एक पेशेंट आई है और उसको जो है टाइप 2 डायबिटीज भी है, माइल्ड हार्ट फेलियर भी है और हाइपरटेंशन की भी मेडिसिन ले रही है। जो जो मेडिसिन वो ले रही है वो सारा उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद हमने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, वाइटल साइंस वगैरह चेक किए, कार्डियक, चेस्ट, मतलब शुगर, हाइपरटेंशन और बीपी वगैरह ये सारी चीज़ें चेक की, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी। उसके बाद हमने असेसमेंट बनाया कि हेलो, अस्सलाम अभी वालेकुम। जो जी जी हेलो। जी जी बोले, सुनो। ये जो मेडिसिन ले रही है इससे जो है इसे मतलब जैसे ये डायबिटीज़ की ले रही है तो उससे डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, हाइपरटेंशन भी नहीं कंट्रोल हो रही। ये सारा असेसमेंट हमने बनाया कि जो जो मेडिसिन ले रही है उससे इसको फर्क भी पड़ रहा है और इसके अलावा क्या क्या इसको प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद हमने 2 नोट है, SOAP सॉप और फार्म नोट। SOAP इसका मतलब होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड प्लान। तो ये नोट हमने बनाए। सब्जेक्टिव में वही सारी चीज़ें आ गई कि एज क्या है और क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या मेडिसिन लेनी है। ऑब्जेक्टिव में जो है जो हमने इनका फिजिकल एग्जाम किया वो सारा कुछ आ जाएगा। असेसमेंट में वही आ जाएगा कि जो जो ये चीज़ें ले रही थी इससे इन्हें क्या फ़ायदा है या नहीं है, इसके अलावा इन्हें अब क्या क्या प्रॉब्लम है। और प्लान में वो आ जाएगा कि अब हमें इन्हें किस तरह से ट्रीट करना है, इन्हें क्या क्या जो है मतलब मेडिसिन देनी है या इन्हें क्या क्या बताना है कि अब आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। उसके आगे मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप में हम इन्हें बताएंगे कि अब आपने कब आना है दोबारा से चेकअप के लिए, हफ्ते में 1 दफ़ा आना है और आने से पहले लेबोरेटरी में ये टेस्ट करवाने हैं और ये मेडिसिन अब आपने फॉलोअप करनी है। ये सर। ठीक है, ऑलराइट, गुड। वायुषा जी, आप बताइए कौन सा है? सर इसमें सबसे पहले उन्होंने हमें डिफाइन किया हुआ है कि रेजोल्यूशन किसे कहते हैं और मॉनिटरिंग और फॉलोअप से क्या मकसद है। सर तो रेजोल्यूशन में हम ये देख रहे होते हैं कि अगर हमने पेशेंट को पहले कोई भी मेडिसिन या फिर ड्रग सजेस्ट की भी होती है तो पेशेंट को उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किस वजह से हो रही है उसके बिना पर हम पेशेंट को रिकमेंड कर रहे होते हैं, डिफरेंट रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं जो कि नॉन थेराप्यूटिक भी हो सकती हैं और थेराप्यूटिक भी हो सकते हैं। नॉन थेराप्यूटिक इस तरीके से कि पेशेंट है उसको हम डाइटरी इनटेक मॉडिफिकेशन करा देंगे। जैसे जो केस हमने पढ़ा था उसमें हमने पेशेंट को सॉल्ट इनटेक को कम करने की सजेशन दी थी। और उसके अलावा कोई भी डिवाइसेस जैसे कि केन्स हो गए या फिर वॉकर्स हो गए जो चलने में मदद देते हैं, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम वो रिकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम रेजोल्यूशन में हम थेरेपी भी
थेरेपी भी बता रहे होते हैं कि भई अगर हम थेरेप्यूटिक वैल्यूज़ चेक कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर हमें कोई डिसकंटिन्यूएशन करनी है या फिर कोई भी चीज़ है वो। मॉनिटरिंग में तमाम तर डाटा वगैरह को कलेक्ट करके देख रहे होते हैं कि पेशेंट को जो पिछली रेजिमेन दी गई है, उससे क्या-क्या उसको साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर क्या नुकसान हो रहा है या फिर उसकी कितनी हद तक ऑप्टिमल आउटकम्स हम ले चुके हैं। बाकी उसके अलावा मॉनिटरिंग में ये बताया गया है कि अगर किसी भी वजह से इंटरवेंशन होती है पेशेंट को, तो एक फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो उससे दस्तबरदार ना हो बल्कि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करे या फिर फ़ॉलो-अप्स ले। जो बाकी केस है, केस में सर पेशेंट के बारे में बताया गया था जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी था, हार्ट फेलियर भी था और डिफरेंट डिसीज़ेज़ थी। जब हमने टोटल उसके वाइटल साइन्स और कार्डियक और चेस्ट एक्स-रे वगैरह देखा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि कुछ जो मेडिसिन्स हम दे रहे हैं उसकी मतलब प्रॉपर उसका ऑप्टिमल आउटकम नहीं आ रहा है। और उसके अलावा पेशेंट को एक ड्रग ऐसी प्रिस्क्राइब की हुई थी जिसकी इंडिकेशन नहीं है फेमोटाडाइन, तो हमने उसकी जो प्लान है, उसमें ये किया था कि उसको डिसकंटिन्यूएशन करा दी थी। बाकी सोप और फार्म का ऑलरेडी अब्दुल्ला डिफाइन कर चुके हैं कि सोप और फार्म क्या होता है, समराइज़ करके मैं इस तरीके से बता देती हूँ कि जो भी हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, उसको हम एज़ अ नोट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि फर्दर जो मेडिकल केयर सेंटर्स हैं, हम उसमें भी उनको प्रोवाइड कर सकें। तो सोप और फार्म में यही हो रहा होता है कि हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट और प्लान परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, जबकि फार्म में हम प्लान की जगह रेज़ोल्यूशन और मॉनिटरिंग वगैरह देख रहे होते हैं। ऑलराइट, ठीक है, गुड। ठीक है, तो मैं इस पे दोबारा वापस आता हूँ। अभी हम मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं। तो उसमें एक होती है अनट्रीटेड इंडिकेशन, यानी कि मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिनका ध्यान क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने रखना होता है। उसमें से एक है अनट्रीटेड इंडिकेशन। जैसे कि जो जो केस आपने अभी प्रेजेंट किया उसमें आपने यकीनन देखा होगा कि पेशेंट की जो किडनी फंक्शन है वो रिड्यूस हो रहा था। पेशेंट का जो क्रिएटिनिन लेवल है वो इंक्रीज हुआ था, जो इंडिकेट कर रहा था कि पेशेंट का किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। इस तरह का जो पेशेंट होता है जिसमें कि डायबिटीज़ भी पेशेंट को हो और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी पेशेंट को हो, इस तरह के पेशेंट में रिकमेंड किया जाता है कि पेशेंट को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो एक क्लास है उसमें से कम एक एजेंट लाजमी उसको दिया जा रहा हो। एक एस इनहिबिटर दिया जा रहा हो या एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दिया जा रहा है। डायबिटीज प्लस कार्डियोवैस्कुलर के पेशेंट में एस इनहिबिटर या एआरबी दिया जाता है किडनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि उस पेशेंट में एस इनहिबिटर और या एआरबी कोई भी नहीं दिया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेशेंट में एक अनट्रीटेड इंडिकेशन मौजूद थी, एक ऐसी डिजीज, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको कि ट्रीट नहीं किया जा रहा था। ठीक है। देन ट्रीटमेंट विदाउट इंडिकेशन, ट्रीटमेंट देना बगैर किसी इंडिकेशन के, मेडिकेशन देना जिसकी की कोई नीड नहीं है। जैसे बारिशा ने कहा कि फेमोटिडीन ऐसे पेशेंट को उस पेशेंट को दी जा रही थी और फेमोटिडीन की उसको कोई नीड बनती नहीं थी, कोई जरूरत उसको नहीं थी फेमोटिडीन। ठीक है। तो ट्रीटमेंट विदाउट इंडिकेशन एक मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन, ड्रग की प्रॉपर सिलेक्शन ना करना। अगर एक सर्टेन क्लास की सिलेक्शन बनती हो, उस क्लास के बजाय कोई और क्लास में से ड्रग सिलेक्शन कर देना। एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक की रिकमेंडेशन बनती हो किसी इन्फेक्शन में, उस एंटीबायोटिक के बजाय कोई दूसरी एंटीबायोटिक लिख देना। दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन। डोजेज वाइज क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सब थेराप्यूटिक डोजेज भी जा सकता है, ओवर डोजेज भी जा सकता है। सब थेराप्यूटिक डोजेज जाएगा तो ऑब्वियसली पेशेंट की जो इंडिकेशन है, जो उसकी डिजीज है वो ट्रीट नहीं हो रही होगी, उसको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। राइट जी, उसके ऊपर मेहनत सारी हो रही होगी, पेशेंट मेडिसिन खरीद रहा होगा, उसको खा भी रहा होगा, उसकी इनकन्वीनियंस भी देख रहा होगा, लेकिन उसको थेराप्यूटिक बेनिफिट कोई नहीं मिल रहा होगा क्योंकि डोजेज जो है वो सब थेराप्यूटिक होगा। ओवर डोजेज होने के नतीजे में साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे, एडवर्स रिएक्शंस बढ़ जाएंगे, मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी अगर डोजेज जरूरत से ज़्यादा दिया हुआ होगा तो। नॉन एडेरेंस, नॉन एडेरेंस का मतलब ये है कि पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाए, अगर उन इंस्ट्रक्शंस को वो पेशेंट फॉलो नहीं करता या नहीं कर पाता, दोनों सूरतों में वो नॉन एडेरेंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल,
पेशेंट से कहा जाए कि जी ये एंटीबायोटिक है आपकी एमोक्सिक्लिन, 5 दिन तक खानी है आपने सुबह शाम। पेशेंट सिर्फ 2 दिन खा के छोड़ देता है, इसका मतलब नॉन एडेरेंस। 5 दिन उसको लेने का कहा था, उसने सिर्फ 2 दिन ली, नॉन एडेरेंस। पेशेंट से कहा कि ये टेबलेट टीआईडी लेनी है, दिन में 3 मरतबा लेनी है, पेशेंट सिर्फ सुबह लेता है और शाम को लेता है, इसका मतलब उसका डोजेज ही पूरा नहीं लेता, वो नॉन एडेरेंट हो गया। ठीक है, ये पेशेंट से कहा कि ये कैप्सूल आपने एम्प्टी स्टमक खाना है, पेशेंट एम्प्टी स्टमक उसको नहीं ले रहा, इसका मतलब कि नॉन एडेरेंट। इसी की तरह अगर पेशेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करता, तो इट मीन्स कि वो नॉन एडेयर है प्रिस्क्रिप्शन से, एडवाइस से, इंस्ट्रक्शन से, जिसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलेगा कि जो मैक्सिमम देना है बेनिफिट पेशेंट को, वो मैक्सिमम बेनिफिट नहीं पहुंचे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है और ड्रग इंटरेक्शंस भी मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि ये वो प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने ध्यान रखना होता है, इन चीज़ों को मैनेज करना। अब आइए जी फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस या पेशेंट केयर प्रोसेस, एक ही बात है, फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस या पेशेंट केयर प्रोसेस। इसका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 5 स्टेप्स हैं: कलेक्ट करना, असेस करना, प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना और उसका फॉलो अप करना या मॉनिटर करना। कलेक्ट के स्टेप में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जिस तरह से जो केस स्टडी आपने एज अ सैंपल आपने रीड किया है, उसमें आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा की गई, उसमें करंट मेडिकेशन लिस्ट भी शामिल है। करंट मेडिकेशन लिस्ट उसको कहते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ हमारे पास या एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, उस वक्त ऑलरेडी वो कितनी मेडिकेशन ले रहा था, या चाहे वो पिछले 15 साल से वो मेडिकेशन ले रहा हो, जो करंटली मेडिकेशन वो लेता है उसको हम कहते हैं करंट मेडिकेशन लिस्ट। हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ ऑलरेडी कितनी मेडिकेशन ले रहा है, वो कहलाती है करंट मेडिकेशन लिस्ट। देन ये मेडिकेशन यूज हिस्ट्री। कौन है भाई तलहा, क्या हुआ? मेडिकेशन यूज हिस्ट्री रेफर करती है वो तमाम मेडिकेशंस जो कि पेशेंट ने यूज़ की हैं, कभी यूज़ की हैं, अभी नहीं करता, यूज़ करके छोड़ रखी हैं, डिसकंटिन्यू कर दी हैं, प्रिस्क्राइबर ने डिसकंटिन्यू करवा दी हैं, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई, जो भी उसमें पॉसिबल डेटा बनता है उस डेटा को जमा किया जाता है। ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में हेल्थ केयर सिस्टम का जो डेटा है वो आपस में कनेक्टेड होता है पूरे कंट्री में। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होगा या नेशनल आइडेंटिटी नंबर होगा, वो सिस्टम में ऐड किया जाएगा, सारा पता चल जाएगा। अगर प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रखा गया, सारा पता चल जाएगा कि ये बंदे की, इस पेशेंट की अपनी बर्थ जो है इस हॉस्पिटल में हुई थी, पैदा होते के साथ साथ इसको ये डिजीज़ हो गई थी, ये ट्रीटमेंट इसको दी गई, फिर 5 साल की उम्र में इसको ये प्रॉब्लम हुई, 15 साल की उम्र में ये मसला हुआ, 40 साल में इसकी ये सर्जरी हुई, पिछले 1 साल में ये इंडियन हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ है, यहाँ पे इसकी ये ट्रीटमेंट हुई है, वो सारा रिकॉर्ड कनेक्टेड होता है। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ जो प्रीमियर हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि आगा खान है, आगा खान का डेटा है, वहाँ पे आपने अगर पिछले 20 साल में भी अगर आपने कोई ट्रीटमेंट ली है और आपने अपना रिकॉर्ड जनरेट करवाया है, तो आज की तारीख में वो डेटा सामने आ सकता है। ठीक थी, लेकिन कंट्री वाइज ऑब्वियसली नहीं आता। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये कंट्री वाइज डेटा आ जाता है, हॉस्पिटल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं एक सिस्टम के थ्रू। ठीक है जी, तो मेडिकेशन यूज़ हिस्ट्री वहाँ से निकलता है। तो इसके अलावा रेलेवेंट हेल्थ डेटा जो किसी न किसी तरह मेडिकेशन के यूज़ पे इम्पेक्ट कर सकता हो, जैसे कि जो हमने केस सैंपल पढ़ा है उसमें पेशेंट जिस हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ है उस हॉस्पिटल के एरिया में वो पेशेंट रिसेंटली किसी दूसरे एरिया से मूव होके आई है, और उसके मूव होने का रीज़न ये है कि पहले जिसके साथ वो खातून रहती थी उस शख्स का इंतकाल हो गया है, और इंतकाल होने के बाद फिर उस इलाके में मूव हुई। तो ऑब्वियसली इस तरह की जो स्ट्रेस है, जो लाइफ स्टाइल उसका एकदम से चेंज हुआ है, वो ये इंडिकेट कर सकता है कि पेशेंट जो है वो नॉन एडहेरेंट है, अभी अपनी मेडिकेशंस प्रॉपरली नहीं लेता। ठीक है ना।
ये डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसको करते हैं असेस, उसकी असेसमेंट करते हैं कि आप इस डेटा में से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। हर मेडिकेशन की असेसमेंट करते हैं कि ये मेडिकेशन पेशेंट क्यों ले रहा है, उसकी इंडिकेशन बनती है, जितना डोज उसको लेना चाहिए उतना ही डोज ले रहा है या नहीं ले रहा है, और मज़ीद उसके क्या रिस्क फैक्टर्स उसको शामिल हैं जो उसकी डिजीज़ को मज़ीद एग्रीवेट कर सकते हैं या ट्रीटमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की असेसमेंट की जाती है। जैसे कि हमारे सैम्पल केस प्रेजेंटेशन में पहले स्टेप पे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। कलेक्ट करने के बाद उसको असेस किया गया। असेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जैसे अब्दुल्ला वारिशा ने बताया कि पेशेंट एंटी डायबिटिक और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स उसकी करंट मेडिकेशन थी, लेकिन उसके बावजूद उसका जो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर है वो कोई 180 के अराउंड पहुंचा हुआ था, और शुगर लेवल उसका 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे पहुंचा हुआ था। उसका क्रिएटिनिन लेवल भी डिस्टर्ब था। पेशेंट का जो INR है वो भी डिस्टर्ब निकल के सामने आया। INR मीन्स इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, जो कि ब्लड क्लॉटिंग का इंडेक्स है, उसको इंडिकेट करता है कि ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल क्या चल रही है। ठीक है जी, तो असेस क्या किया, असेसमेंट में ये सामने चीज़ें आ गई कि पेशेंट को डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, पेशेंट की हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं है, और पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, और पेशेंट का किडनी फंक्शन भी डिस्टर्ब है। किडनी फंक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए एस इनहिबिटर और ARB नहीं दी गई। ये चीज़ें असेसमेंट में सामने आ गई। असेसमेंट में जो मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स सामने आई, देखिए ये जो हमने मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी हैं, इसमें से बहुत सारी मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स सैम्पल केस प्रेजेंटेशन में भी सामने निकल के आई। देखिए ये असेस कर दिया, सामने निकल के आ गई। अब उन मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट कैसे करना है, उनको ओवरकम कैसे करना है, तो उसके लिए एक प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे सैम्पल केस प्रेजेंटेशन में एक प्लान बनाया गया कि इस पेशेंट के कार्डियो के मसले के लिए ये ड्रग देनी है, इतने डोज में देनी है। इसकी जो INR डिस्टर्ब हुआ है, INR के लिए इतने दिन तक हेपारिन देनी है। हेपारिन है, शायद कोई और मेडिसिन है, किसी को याद है? सर बेवा, वो कितने डोज में देनी है, कितने दिन तक देनी है, ये प्लान बनाया गया। ठीक है जी। और डिजोक्सिन का क्या करना है, एस इनहिबिटर इंक्लूड करनी है, ARB इंक्लूड करनी है, डाइट जो है उसका प्लान बनवाना है, ये सारी चीज़ें प्लान की गई। प्लान करके और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है जी। प्लानिंग में ये भी शामिल था कि पेशेंट को एजुकेट करना है कि अगर वो किसी वजह से मेडिसिन अपने नहीं ले रहा, एंटी डायबिटिक और एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स वो मेडिसिन वो नहीं ले रही, तो उसको इन्वॉल्व किया जाए, उसको बताया जाए कि अगर ये मेडिसिन आप नहीं टाइम पे लेंगी तो आपका हाइपरटेंशन भी डिस्टर्ब होगा, ग्लूकोज लेवल भी डिस्टर्ब होगा, और ये दोनों चीज़ें अल्टीमेटली आपके कार्डियक जो प्रॉब्लम है उसको डिस्टर्ब करती जाएगी। प्लान बनाने के बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उसको इनिशिएट करवाना है, ज़रूरत के हिसाब से देखना है उसको। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो मॉडिफिकेशन करनी है, कोई मेडिकेशन डिसकंटिन्यू करानी है तो उसको डिसकंटिन्यू कर देना है, पेशेंट को एजुकेट करना है और उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद उसका फॉलोअप करना है। तो ये 5 स्टेप हैं फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस के: कलेक्ट करना, असेस करना, प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना और फॉलोअप करना। जी, सैम्पल केस प्रेजेंटेशन में फॉलोअप का प्लान बनाया गया है कि पेशेंट को कैसे फॉलोअप किया जाएगा। उसके जब फॉलोअप आएगा तो कौन कौन से टेस्ट उसके करवाए जाएंगे, जिन केसेस की बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि जो प्लान हमने बनाया है, जो प्लान बन के हमने इम्प्लीमेंट करवाया है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी आएगी, उसकी आउटकम क्या निकल के आए, उसके बेनिफिट पेशेंट को क्या मिले। ठीक है जी। अब ये फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस के जो 5 स्टेप्स हैं, इनको 2 तरह से नोट किया जाता है। एक सोप नोट कहलाता है, एक फार्म नोट कहलाता है। फिलहाल के लिए ये सोप नोट्स और फार्म नोट्स हमारा टॉपिक नहीं है। माइट भी पॉसिबल कि आपकी जो लैब है क्लिनिकल फार्मेसी की, शायद वहाँ पे आपसे ये मज़ीद डिस्कस किया जाए। मैं कभी जब इससे रिलेवेंट दोबारा चीज़ें हमारे सामने आएंगी तो उसके डिटेल में हम जाएंगे कि फार्म नोट क्या है, सोप नोट क्या है, किसकी कहाँ पे क्या एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस के बारे में अभी तक जितना हमने बात डिस्कस की है उसकी बेसिस पे हम
अगर इन नटशेल कहना चाहें, समराइज करके कहना चाहें कि फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई, रिजोल्व, प्रिवेंट एंड मॉनिटर मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो कौन कौन सी हो सकती हैं? सब थेराप्यूटिक डोजेज, ओवर डोजेज, treatment without indication, indication but not treatment, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मेडिकेशन एरर और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनका सॉल्यूशन ढूंढना, उसको दोबारा होने से रोकना और उसके ऊपर एक विजिलेंस जो है रखना इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस इन अ समराइज्ड। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस की बात कंप्लीट होती है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? नो सर। अब आपने एक बात देखी थी कि जी ये मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी हमने जब डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी तो उसमें हमारे सामने ये लफ्ज़ आया था मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन। डेटा हमें ये बताता है, जो हमने बात की नन कंप्लाइंस की या नन एडहेरेंस की, उसके हवाले से डेटा हमें ये बताता है कि जब एक नई मेडिसिन किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है तो सिर्फ 16% पेशेंट्स उसको उसी तरह से लेते हैं जिस तरह से कि उनको प्रिस्क्राइब की गई है मेडिसिन। एंड a third of the patients are already non-adherent after 10 days of starting the medicine। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 66% ऑफ पेशेंट्स जिनको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही होती है, उसमें से 66% ऐसे होते हैं जो कि 10 डेज के बाद अपनी मेडिसिन लेना छोड़ दें, नॉन एडहेरेंट हो जाए। अब ये नॉन एडहेरेंट किसी भी तरह से हो सकता है, या तो मेडिसिन कम्प्लीटली छोड़ दें, अगर जब उनको जो डोज बताया गया था उस डोज में कोई कमी बेशी करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी उनसे कही गई है उस फ्रिक्वेंसी में कोई कमी बेशी करते हैं, जितने दिन तक उन्हें लेने के लिए कहा गया है उन दिनों में कमी करते हैं, जिस तरीके से उन्हें लेने का कहा गया है मेडिकेशन, उस तरीके में कोई वेरिएशन करते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी इस नॉन एडहेरेंस में हो सकती है। एक यानी कि 33% पेशेंट्स अप्रोक्सीमेटली 10 डेज के बाद जो है मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं। 2/3 of the patients might be exposed to medication errors। medication errors हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक है जो इंशाल्लाह हम आगे जाके स्टडी करेंगे। मेडिकेशन एरर पेशेंट का एक्सपोज होने का मतलब ये है कि मेडिकेशन एरर में हो सकता है कि जो मेडिकेशन जानी थी उसके बजाय कोई और मेडिकेशन चली गई, साल्ट गलत चला गया हो, डोज गलत चला गया हो, डोजेज फॉर्म गलत चली गई हो, कोई भी मेडिकेशन हो। इस मेडिकेशन एरर से तकरीबन 66% पेशेंट्स जो है वो एक्सपोज होते हैं रूटीन प्रैक्टिसेस। मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मेडिसिन वेस्टेज को कम करने का भी नाम है, और जो मेडिसिन वेस्टेज है, अब ये मेडिसिन वेस्टेज कई तरह से हो सकती है। एक पेशेंट जिसको किसी 10 डेज की थेरेपी की नीड थी, हमने उसको 20 डेज की मेडिसिन ये सोच के दे दी कि इसकी तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट देगी, इसने कौन सा अपनी जेब से पेमेंट देगी, या ये जिस कंपनी का एम्प्लॉय है, जिस कंपनी के मेडिकल पेरोल पे मौजूद है, वो उसकी कंपनी पेमेंट देगी, तो 10 दिन के बजाय 20 दिन की दे दो, 30 दिन की दे दो। एंड एक ये वेस्टेज की एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि जैसे किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन को कम्प्लीटली रेडिकेट करने के लिए ज़रूरी था कि 10 डेज की थेरापी कंप्लीट की जाए। 10 डेज की थेरापी उसको दी गई, 6 दिन में उसको जो है रिलीफ मिल गया, उसने मेडिसिन लेना छोड़ दी। और 2 हफ्ते के बाद दोबारा से उसको रिलैप्स हो गया। अब यकीनन 6 दिन पे जाके वो ठीक नहीं होगा, अब 10 दिन तो कम से कम उसको लाजमी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसकी जो 10 दिन की थेरापी चलेगी, बस शर्त ये है कि वो 10 दिन मेडिसिन ले ले। पहले की जो 6 दिन की थेरापी उसने ली वो वेस्टेज पे चली गई, वो ज़ाया हो गया, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ।
अच्छा जी, इमरजेंसी में जो रिपोर्ट होने वाले पेशेंट्स हैं, डेटा ये कहता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो इमरजेंसी के पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं उनमें से अप्रोक्सीमेटली 6% पेशेंट्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इसलिए आते हैं कि उनको ड्रग्स की वजह से ही, मेडिसिन की वजह से ही कोई ना कोई एडवर्स रिएक्शन होता है। वो एडवर्स रिएक्शन ऐसा होता है जिसको कि अवॉइड किया जा सकता है, यानी कि लाजिम नहीं था कि वो एडवर्स रिएक्शन होता। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होती हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ से भी और पेशेंट की तरफ से भी, तो उस एडवर्स रिएक्शन को अवॉइड किया जा सकता था। ये एडवर्स रिएक्शंस अप्रोक्सीमेटली 6% लोगों को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में री एडमिशन करवाता मेडिसिन से। तो मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन क्या कहती है जी कि मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन लुक्स एट द वैल्यू विच मेडिसिन डिलीवर। ओवरऑल वैल्यू मेडिसिन की देखी जाती है कि मेडिसिन ओवरऑल बेनिफिट पेशेंट को क्या पहुंचाएगा, मेकिंग श्योर दैट द मेडिसिन्स आर क्लिनिकली इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये दो चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन में कि कॉस्ट इफेक्टिव हो मेडिसिन। कॉस्ट इफेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लिनिकली इफेक्टिव का मतलब ये है कि उसका डेटा मौजूद हो, उसकी इफेक्टिवनेस का, जिस इंडिकेशन और जिस पेशेंट प्रोफाइल में हम मेडिसिन देने जा रहे हैं उसमें उसके बेनिफिट का, उसकी इफेक्टिवनेस का डेटा मौजूद हो, हम श्योर हों उस बारे में कि ये ड्रग इस पेशेंट के लिए इफेक्टिव है। इसके साथ साथ सही पेशेंट को मेडिसिन मिले और जो मेडिसिन वो डिजर्व करता है वो उसको सही वक्त पर, सही टाइम पर मिले। दिस इज कॉल्ड मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि जब कोविड आया था, कोविड जब नया नया आया था और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स डिफरेंट ऑप्शंस जो एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसमें से एक ऑप्शन जो है वो स्टेरॉइड की प्रोडक्ट्स की थी, इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स। जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने वो स्टेरॉइड इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो वो प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट से शॉर्ट होना स्टार्ट हो गए। तो अगर हम ये सपोज करें कि पेशेंट स्टेरॉइड इंजेक्शन उसकी ज़रूरत थी, तो उस पेशेंट को ये प्रोडक्ट टाइम पे मिलना उसका बेसिक राइट है मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अदरवाइज अगर वो नहीं मिलता तो ऑब्वियसली जो बेस्ट ऑप्शन बनता है उसके अलावा अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ पे हमें जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो पेशेंट्स हैं वो भी इस डिसीजन में इंगेज हों, इन्वॉल्व हों, वो एग्री करते हों कि जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी जा रही हैं वो उनके लिए कंपेटेबल है, वो उससे कंप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पेशेंट को कहें कि जी आपने सुबह 3:45 बजे उठ के एक मेडिसिन लेनी है, तो पेशेंट ऑब्वियसली ये कहेगा ना कि भाई मैं एक टेबलेट खाने के लिए सुबह 3:45 बजे कैसे उठ सकता है। इस तरह की और दीगर चीज़ें तो पेशेंट टू पेशेंट उसके लाइफ स्टाइल से कंपेयर करते हुए जितना पॉसिबल हो सके पेशेंट की अपनी एंगेजमेंट को उसमें इन्वॉल्व करना, ताकि पेशेंट का एग्रीमेंट उसमें शामिल हो और पेशेंट नॉन एडहेरेंस की तरफ ना जाए। दिस इज कॉल्ड मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन। मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन के 4 प्रिंसिपल हैं। एक प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने हमेशा पेशेंट के एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि आप पेशेंट की बहुत ज़्यादा बचत करने की ख्वाहिश में जो उसकी ज़रूरत बनती हो वो मेडिसिन भी आप उसको ना लिख के दें, या कहीं आप ये समझें कि जी पेशेंट अपनी पॉकेट से पे नहीं करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी या उसकी कंपनी पे करेगी या उसकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तो आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन लिखते हैं। आप अपने ऊपर रख के देखें उसका एक्सपीरियंस कि अगर आपको 5 मेडिसिन की नीड होती और आपको कोई 15 मेडिसिन खिलाता तो आपके अपने स्टमक का क्या हाल होता। या अगर आप जिस पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन दे रहे हैं, अगर वो पेशेंट आपका अपना कोई करीबी रिलेटिव होता तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं उसके बारे में। मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमेशा अपने आप को पेशेंट की जगह पे रख कर देखें, उसके तमाम पहलुओं से अपने आप के ऊपर वो एक्सपीरियंस करके देखें कि आप उसके लिए जो डिसीजन ले रहे हैं, आपको जो पावर मिला हुआ है किसी पेशेंट के डिसीजन लेने के लिए, कहीं आप उसमें किसी तरह की नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे, डिपेंडिंग ऑन योर बेस्ड नॉलेज एंड योर बेस्ड जजमेंट। सेकंड प्रिंसिपल मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन का ये कहता है कि हमारी जो चॉइस हो मेडिसिन की वो हमेशा एविडेंस बेस्ड हो।
हमारी ज़ाती ख्वाहिशों पे कभी भी उसका इन्हिसार नहीं हो, बल्कि जो भी चॉइस हम करने जा रहे हैं उसके पीछे कोई रीज़न मौजूद हो, डेटा मौजूद हो, एविडेंस बेस्ड। हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे हमारे शायद नेक्स्ट सेशन में जाके ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है, उसको हम मज़ीद वहाँ पे समझेंगे। प्रिंसिपल 3 ये कहता है कि इंश्योर करना है कि मेडिसिन एज सेफ है एज पॉसिबल। 3 तरह की चीज़ों को इंश्योर करके मेडिसिन सेफ्टी को हम पॉसिबल कर सकते हैं। एक मेडिकेशन एरर्स है, एक ड्रग इंटरेक्शंस हैं और एडवर्स इफेक्ट्स। इन 3 चीज़ों को मैनेज करके हम मेडिसिन की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। प्रिंसिपल 4 ये कहता है मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन का कि हमेशा मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन को अपनी रूटीन की प्रैक्टिस का हिस्सा बना के रखना है। सेलेक्टिव केसेस के लिए सिर्फ नहीं रखना, इसको अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका हिस्सा बना के रखना है मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी। अब एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो पेशेंट केयर हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, वो डिपेंड कर रही होती है हमारी नॉलेज और हमारी स्किल्स की इंटीग्रेशन। ठीक है। पेशेंट केयर प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास नॉलेज हो डिजीज़ की, डिजीज़ से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज हो, ड्रग थेरेपी की नॉलेज हो, नॉन ड्रग थेरेपी की नॉलेज हो। नॉन ड्रग थेरेपी जैसे अभी किसी ने बताया था कि डायबिटीज़ में जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें नॉन ड्रग थेरेपी में शामिल होती हैं। इसी तरह से यूरिनरी इनकंटीनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेडिकेशन के साथ साथ जो एब्डोमेन के मसल हैं, लोअर एब्डोमेन के, उनकी एक स्पेसिफिक तरीके से एक्सरसाइज कराई जाती है, वो नॉन ड्रग थेरेपी में। जो ब्लेडर के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देने के लिए एक एक्सरसाइज कराई जाती है, दैट इज नॉन ड्रग थेरेपी। लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के हवाले से जितनी चीज़ें हैं वो भी पेशेंट केयर के हवाले से पता होनी चाहिए एक फार्मासिस्ट को। तो हम ऐसा करते हैं कि सेशन हमारे पास टाइम कम रह गया है, इस सेशन को हम यहाँ रोकते हैं और नेक्स्ट सेशन हम कर देते हैं कोई अप्रोक्सीमेटली 20+ मिनट्स का, राइट, ताकि ये हमारा जो कंटेंट है कंप्लीट हो। तो अटेंडेंस भी हो जाए। सर ठीक है जी, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ पूरा। सर कुछ बच्चों ने सेशन लीव कर दिया है आई गेस। अच्छा, तो 67 थे हमारे पास, किसी एक ने किया। चल ठीक है, ऐसा हम नहीं करते, नेक्स्ट में करते हैं, नेक्स्ट में ले लेते हैं।